नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। वो है रूस यूक्रेन युद्ध, जिसको 800 दिनों से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन शांति की किरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इस मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर जेके त्रिपाठी, एक वरिष्ठ राजनयिक और जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत रहे। उनको इन विषयों पर गहरी पकड़ है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की पहल क्यों नहीं हो पा रही है, इस विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, किसी भी युद्ध में या किसी भी संघर्ष में अगर शांति की आवश्यकता होती है तो वो तभी होती है जब शांति के लिए आवश्यक वातावरण हो। और ये आवश्यक वातावरण होने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। या तो दोनों युद्धरत देशों में से एक दूसरे पर विजय प्राप्त करे, तो वो अपने हिसाब से संधि की शर्तों को डिक्टेट करे, या दोनों देशों के ऊपर एक तीसरा कोई और भी ज़्यादा शक्तिशाली देश दबाव बनाए, मीडिएट करे और उनकी समझ लीजिए बाएं मरोड़े कि आपको अब शांति करनी है। जी हाँ। इन दोनों के साथ ही साथ 2 और चीज़ें भी होती हैं। जी हाँ। पहली तो ये कि दोनों देशों के बीच में शांति के लिए मंशा होनी चाहिए। जी हाँ। अब उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, अब बहुत हो चुका, अब हमें शांति चाहिए, अब युद्ध ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जनधन की बहुत क्षति हो चुकी है। जी हाँ। और चौथी चीज़ ये है कि दोनों देशों में शांति स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। जी हाँ। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि हाँ, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं और उसके बाद छिटपुट लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो शांति स्थापन की क्षमता होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक शांति नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर क्या समस्या है कि यहाँ पर रूस हो या यूक्रेन हो, दोनों इन चारों में से किसी भी शर्तों को नहीं मानने को तैयार हैं। पहले लग रहा था कि रूस जो है इस युद्ध में शायद रूस बहुत जल्दी विजय हासिल कर लेगा, क्योंकि रूस की एक और ताकत और एक यूक्रेन जैसे छोटे देश की। लेकिन रूस की ताकत के खिलाफ यूक्रेन की ओर से नाटो समेत सारे बड़े देश खड़े हो गए। और इससे हुआ ये कि युद्ध बराबर का हो गया और खिंच गया। और अब दोनों देशों के बीच में जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई है कि अगर उनमें से कोई एक नहीं जीतता तो दूसरे का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सर, यूक्रेन के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो सकती है, लेकिन रूस तो बहुत बड़ा देश है और पुतिन जेलेंस्की के मुकाबले भी बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं। उनको क्या अस्तित्व का खतरा हो सकता है? देखिए, रूस के लिए अस्तित्व का खतरा इसलिए है सर कि रूस के खिलाफ कितने सैंक्शंस, कितने प्रतिबंध लगे हुए हैं, 7000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो वो प्रतिबंध। दूसरी चीज़ ये कि रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुतिन के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तीसरी चीज़, रूस के सारे एसेट्स जो हैं बाहर, प्रतिभूतियाँ 800 अरब डॉलर से ज़्यादा की, वो नाटो देशों ने अधिग्रहित कर ली हैं। उन्होंने फ्रीज ही नहीं की, उन्होंने यूक्रेन को दे दी है। हाँ, के लिए यूक्रेन को दे दिया है। तो अब अगर रूस हारता है, जी हाँ, तो रूस के लिए समस्या ये होगी कि एक तो सबसे पहले पुतिन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलेगा, चल ही रहा है। उनको उसका दंड दिया जाएगा, सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे, मृत्युदंड दे दिया जाए, कुछ भी हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हारता है तो रूस को यूक्रेन को सारी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, रिपेरेशन, बहुत बड़ा बिल आएगा। हाँ। तीसरी चीज़ ये प्रिजनर ऑफ वॉर की बात होगी कि रूस ने जितने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए हैं उनको क्षतिपूर्ति किया जाए।
तो ये सब चीज़ें जो है रूस के लिए, रूस की भी अर्थव्यवस्था अब चरमरा रही है जी हाँ। धीरे धीरे, क्योंकि रूस अकेला या चीन की मदद करके या उससे या थोड़ा सा ईरान की मदद से रूस कहाँ तक इस चीज़ को ले जाएगा। ये बात सही है कि रूस ने 2014 में ही इस बात की आशंका को देखते हुए कि आगे भविष्य में पश्चिम के साथ टकराव होगा, रूस ने अपनी सैन्य सामग्रियों का उत्पादन दिन दूना रात चौगुना कर दिया। 24 घंटे जी हाँ। प्रतिदिन चलती थी उनकी फैक्ट्रियाँ। जी हाँ। तो लेकिन फिर भी एक हद तक तो रूस इसको सस्टेन कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। अवश्य सर। सर यहाँ पर बात की जाती है कि पीस इनिशिएटिव फरवरी 2022 से चल रहे इस युद्ध में हम देखते हैं कि तुर्की ने पहले शांति की कोशिश की, उसके बाद 2023 में हमने देखा 3 बार शांति के पहल हुए। कोपेनहेगन में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है, फिर माल्टा में होता है, और अभी हाल में स्विट्जरलैंड में भी शांति की पहल की गई, और इसके बीच में हमने देखा चीन ने भी कोशिश की। तो ये सारी शांति की जो पहल है ये क्यों सफल नहीं हो पा रही हैं, और इसके अंदर न सफल होने का कारण क्या है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये कि इस शांति की पहल की कोशिश जो है ये एकांगी है, जी हाँ। एक पक्षीय है। जी हाँ। जैसा कि भारत ने स्विट्जरलैंड में हुए इस सम्मेलन में कहा भी जी कि हम इसलिए इसके दस्तावेज पे नहीं दस्तखत कर रहे हैं क्योंकि ये एकांगी है। इस कोई भी युद्ध हो, कोई भी संघर्ष हो, उसमें दोनों पक्षों को बुला करके उनकी बात सुननी चाहिए और तब समझौता कराना चाहिए या निर्णय करना चाहिए। इस समिट में उन्होंने रूस को नहीं इसमें रूस को नहीं बुलाया गया। जी हाँ। तो एक तो चीज़ यह है कि नहीं बुलाया गया, इसलिए भारत ने विरोध किया। जी हाँ। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर 2 देश संघर्षरत हैं तो बाकी देशों को चाहिए कि उन पर समान रूप से दबाव डालें। जी हाँ। कि वो युद्ध ख़त्म करें, ना कि वो और आग में घी डालते जाएं। और युद्ध की आग में घी डालने का काम नेटो देशों ने किया है। जी हाँ। उन्होंने, जब वो जानते थे कि, और जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी जानते थे कि नेटो के सैनिकों के कदम यूक्रेन में तभी पड़ेंगे जब यूक्रेन नेटो का सदस्य होगा, जो अभी नहीं है। तो उस हालत में सिर्फ हथियारों को लेकर के और इसकी आग और भड़काना और ये बार बार कहना कि रूस अब एटमी हमले करने जा रहा है तो हम भी अपने एटमी हमले करने जा रहे हैं, या रूस ने ये किया हमने ये किया, दोनों ओर से ये मिस इन्फॉर्मेशन का युद्ध चलता रहा। असली युद्ध से ज़्यादा बड़ा यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन का युद्ध हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों ओर से गलतफहमियाँ, मिस इन्फॉर्मेशन और एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रही, जो अभी तक जारी है। और मेरे ख्याल से अब इसका निकट भविष्य में तब तक नहीं कोई समाधान होगा जब तक कि या तो बड़े देश मिलकर के दोनों देशों से कहें, यूक्रेन और रूस दोनों से कहें कि हाँ आप बस हो चुका, अब इसमें आप बैठ करके बात कीजिए। क्योंकि देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, युद्ध बल्कि समस्याओं को और जन्म देता है। आपने 1918 में, 1945 में कई उसमें देखा, विश्व युद्ध में, कि युद्ध के बाद समस्याएं ख़त्म नहीं होती। समस्याएं ख़त्म करने के लिए जो है युद्धरत देश फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं। कह रहे हैं सर, पोप फ्रांसिस ने एक बड़ा रेडिकल सा बयान और एडवाइस दी थी कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि जेलेंस्की शुड हैव द करेज टू रेज द व्हाइट फ्लैग टू ब्रिंग पीस टू यूक्रेन। ये कि उनमें इतना मादा होना चाहिए, इतना उनके अंदर करेज होनी चाहिए कि वो आत्मसमर्पण का झंडा खड़ा कर सके। इस बयान की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, लेकिन हम यहाँ पाते हैं कि जेलेंस्की एक राजनेता है जिन्होंने यूरोपियन यूनियन, नेटो और बाकी देश की बिना पर अपने मुल्क का पूरा डिस्ट्रक्शन अचीव कर लिया,
युद्ध में की आग में झोंक दिया और कहीं भी वो पीस की तरफ बात नहीं कर रहे। तो ये जो पोप फ्रांसिस ने कहा था कि करेज टू रेज वाइट फ्लैग, कहाँ तक सही है? देखिए, मेरे विचार से पोप फ्रांसिस का ये कथन 100% सही है। जी हाँ। क्योंकि अगर समझ लीजिए, अगर पहले युद्ध के पहले 2 महीनों में ही अगर जेलेंस्की कह देते कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में, यूएन में जाएंगे, इसमें हाँ वहाँ पर हम अपना वाद दाखिल करेंगे, जी हाँ, तो मेरे ख्याल से इतनी जनधन की हानि नहीं होती, इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वो कहा नहीं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो राजनेता नहीं थे, जी हाँ, वो प्रशिक्षित या सीजन जिसको कहते हैं डिप्लोमेट नहीं थे। क्योंकि देखिए, मिलिट्री पार्लर्स में एक और चीज़ होती है, टैक्टिकल रिट्रीट। जी हाँ, जब आप देखें कि आपका दुश्मन आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा भारी है, आपके सामने एक सुदृढ़ अभेद दीवार खड़ी है, जी हाँ, तो आपको उससे सर नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि आपका ही सर फूटेगा। जी हाँ, आपको ये करना चाहिए कि रुकना चाहिए और दूसरों से मदद लेनी चाहिए और दूसरे और तरीके और अपने देखने टैक्टिक्स चाहिए। बदलनी चाहिए। टैक्टिक्स बदलनी जी चाहिए। हाँ। वो उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। वो तो सीधे ऐसे जाके जैसे अंधा भैंसा चलती हुई रेलगाड़ी से टकरा जाए, जी हाँ। बस वही चीज़ उन्होंने किया। सर, यहाँ पर एक बात और होती है, शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, मानता हूँ कि आधे मन से किए जा रहे हैं, कहीं कहीं भारत का नाम उछल के आता है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गए वर्ष जब एससीओ समिट में गए थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, और इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच में शांति पहल करा सकता है या मीडिएटर बन सकता है। आप भारत की कोई भूमिका देखते हैं इसमें? देखिए, मेरे ख्याल से भारत की भूमिका कुछ ऐसी नहीं है कि सक्रिय रूप से 2 छोटे शरारती बच्चों को कान पकड़ करके बैठाना कि चुपचाप बैठो और आपस में बात करो। वो हम नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 2 देशों के बीच में तनाव है, तो उस तनाव को दूर करने के लिए जो बैठक के लिए जो वातावरण जरूरी है, वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि हाँ, हम दिल्ली में बैठक कराएंगे, शिमला में बैठक कराएंगे, हम भाग नहीं लेंगे। आप लोगों को बातचीत आप दोनों को करनी है, निर्णय आप दोनों को करना है, समझौता आप दोनों को करना है। ये अगर हम कर ये हमारा मानना रहा है, क्योंकि हम शुरू से ही इस पक्ष में रहे हैं कि पंचशील और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चलते हमारी हमेशा से ही ये नीति रही है कि जब किसी भी 2 पक्षों के बीच में जब अगर कोई युद्ध या तनाव होता है, तो उसका निर्णय उन दोनों पक्षों के बीच ही बातचीत करके निकाला जा सकता है, ना कि किसी तीसरे पक्ष को आमंत्रित किया जाए। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है, देखिए, हम हमेशा ये मानते रहे हैं और इसी के चलते हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा, जब उन्होंने ये कहा कि पेशकश की कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मसले पर समझौता कराने के लिए वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं, तो हमने कह दिया था नो थैंक यू, हम दोनों आपस में ही बात करेंगे, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी हालत में हम अगर मध्यस्थता की पेशकश करते हैं तो यही कहा जाएगा कि ठीक है, आपने अगर मध्यस्थता, आप अगर 2 देशों के बीच में तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार करते हैं, तो आप कश्मीर पे भी मध्यस्थता स्वीकार कीजिए, जो हमारे लिए हमारी पॉलिसी के, हमारी नीति के खिलाफ होगा। सर, इसके अलावा जो बात की जा रही है कि जब भी पीस इनिशिएटिव होता है तो रूस को बाय डिज़ाइन अलग रखा जाता है। इन सारी पीस समिट में रूस को बुलाया नहीं गया, तो अगर अब एक पक्ष को बुलाते नहीं हैं तो क्या ये पीस संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। अगर 2 पक्ष युद्धरत हैं, उनमें से आप एक को नहीं बुला रहे हैं और सिर्फ दूसरे को कह रहे हैं कि ये आक्रांत है और इसलिए इसी को हमें मदद करनी चाहिए, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि आपने, ठीक है, ये मानते हैं कि रूस ने आक्रमण किया,
जो उसे उस वक्त नहीं करना चाहिए था, हो सकता है कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और संसाधनों से। लेकिन अगर उसने आक्रमण किया तो ये भी तो देखना होगा कि आक्रमण करने के पीछे क्या कारण थे। जी हाँ। अगर आपने रूस को आक्रमण पर मजबूर किया तो आपकी भी गलती है। जी हाँ। अगर पिछले 30 साल में बार बार ये कहने के बार बार रूस के विरोध के बावजूद और ये कहने के बावजूद कि नाटो पूर्व की ओर 1 इंच ज़मीन भी नहीं बढ़ाएगा, आप बढ़ाते बढ़ाते रूस के दरवाजे तक आ पहुँचे। जी हाँ, रूस का सबसे बड़ा विरोध यही था कि नेटो का विस्तार रूस को अखर रहा था। लेकिन ये भी एक आयरनी ऑफ फेट है सर, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही 2 नए नेटो के मेंबर बन गए और उनमें से अगर आप देखें तो एक नेटो का मेंबर जो बना वो 100 साल से न्यूट्रल था और वो आज उसने नेटो की सदस्यता ले ली। तो रूस की वो बात भी यहाँ खारिज होती है कि हम नेटो को विस्तार नहीं करने देंगे, ना करते हुए 2 बन गए और 2 इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर एक चीज़ साफ होती है कि रूस का भी इसमें बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम उसका आइसोलेशन देखें, ग्लोबल आइसोलेशन, आज प्रेसिडेंट पुतिन को ऐसे ऐसे देशों की यात्रा करनी पड़ रही है जिसके लिए उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो किसी भी फोरम में अगर वो बुलाते हैं तो बहुत कम देश आज रूस के साथ खड़े हुए दिखते हैं। तो ये ग्लोबल आइसोलेशन एक कारण है प्रेसिडेंट पुतिन की जिद का। देखिए, एक ये कारण भी है और प्रभाव भी है। जी हाँ। कारण इसलिए कि पुतिन अगर ये जिद कर रहे हैं कि नहीं, हम यूक्रेन में अपनी बात पूरी करवा के ही दम लेंगे, जी हाँ। जैसे अभी नेतन्याहू कह रहे हैं इजराइल में, जी हाँ। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो लोग उनकी बात के खिलाफ हैं वो एकजुट हो जाएंगे, और हो गए हैं। जी हाँ। आइसोलेशन हो गया है। और प्रभाव इसलिए है कि अगर पुतिन को आइसोलेट किया जा रहा है तो पुतिन और भी एग्रेसिव हो जाएंगे, और भी हमलावर हो जाएंगे, हो रहे हैं वो। बाहर तीसरे दिन धमकी दे रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ वॉरहेड तैनात कर दिए हैं। तो वो एक तरह से स्नोबॉलिंग का ये जो यूक्रेन को सैन्य मदद और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और वो सैंक्शंस और बाकी चीज़ें जो रूस के खिलाफ की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोवोकेशन का भी काम कर रही है, और वो चीज़ बिल्कुल रूस यूक्रेन युद्ध को न थमने के लिए जिम्मेदार भी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये रूस यूक्रेन युद्ध में आज मुकाम ऐसा आ गया है कि यूक्रेन का करीब 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। यूक्रेन में फौज में भर्ती होने के लिए एबल बॉडीड लड़के लड़कियों की कमी हो गई है, और जेलेंस्की को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दान में मिले हथियारों से वो यूक्रेन को कैसे तैयार करेंगे कि वो रूस का मुकाबला करे। और इसके साथ जब बीच में अभी अमेरिकन सेनेट में इनकी एड रुक गई थी, तो इसका प्रभाव रूस की यूक्रेन की फ्रंट लाइन पे देखा जा रहा था, जहां की जवानों के पास, सैनिकों के पास फायर करने के लिए आर्टिलरी सेल भी नहीं बचे थे। तो इस दयनीय दशा में अगर एक अच्छा राजनेता जेलेंस्की होते तो अपने देश को युद्ध की विभीषिका से बचाने की कोशिश करते, ना कि दूसरों की शय पे उसको ढकेलने की कोशिश करते। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक राजनेता के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपने देश की जनता की, रहने वालों की रक्षा करें, उनके सुख शांति के लिए प्रयास करें, ना कि वो सिर्फ एक नारे के चलते वो अपने देश की जनता को युद्ध की आग में झोंक दें और लाखों लोगों की मौत हो, कई परिवार बेघर हो जाएं, उजड़ जाएं।
आपकी मिलिट्री के लिए काम करने के लिए भर्ती होने के लिए लोग न मिले, नहीं मिल तो ऐसे ये तो निर्णय जो है ये बड़ा ही मूर्खतापूर्ण निर्णय माना जाएगा। जी हाँ, आपने देखा कि यूरोप के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबा खिंचने वाला युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध है, और इसमें नेटो और यूरोपियन यूनियन ने सक्रिय भूमिका अदा की, और इस युद्ध के अंदर शांति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर दोनों युद्धरत देशों के बीच कन्वर्जेंस नहीं दिखती। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की और हमारे श्रोताओं को रूस यूक्रेन युद्ध के इस अनछुए पहलू से अवगत कराया। थैंक यू सर। धन्यवाद।